यानी कि जो इस तेल को खरीदेगा उस पर भी पाबंदियां लग सकती हैं, उसको भी कुछ ना कुछ जुर्माना या कोई जिसको हम कोट अनकोट पनिशमेंट कहते हैं वो हो सकता है। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट कस्टमर्स ऑफ दिस ऑयल इज हेंगली पेट्रोकेमिकल्स। अब इसके ऊपर इन्होंने लगा दिए सैंक्शंस अमेरिकन ने। अमेरिका ने जो स्ट्रैंगल होल्ड है उसको और मजबूत कर दिया है ईरान को, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि गर्दन पकड़ ली है इकोनॉमिकली। जिसके ऊपर सैंक्शन लगेगा उसके पास शैडो फ्लीट्स होंगी, वो चुपचाप अपना काम कर लेगा किसी तरीके से। इन कंटेनर्स के अंदर 3000 कंटेनर्स हैं। इसके अंदर है क्या किसी को नहीं पता। ये कौन से कंटेनर है, इनके अंदर है क्या। ऐसा तो नहीं कि इनके अंदर आपके एयर डिफेंस इक्विपमेंट हो, ये तो नहीं कि इसके अंदर मिसाइल्स हो, ऐसा तो नहीं कि इसके अंदर कुछ ऐसा मामला हो जिसके बारे में कोई बताना ना चाह रहा हो। तो ऐसी बात नहीं है। मिसाइल्स हैव बीन एक्सचेंज्ड बिटवीन पाकिस्तान एंड ईरान a few times between 2024 and 2026. तो ये जो इस्लामी ब्रदरहुड का पाकिस्तान आपको चूरन खिलाता है ना, that is actually not true. ये जो कहते हैं कि पाकिस्तान में हमने न्यूक्लियर के बारे में बातचीत करी, हमें नहीं करनी चाहिए थी, करी किसने? सीधी बात है, हम मिल ही नहीं रहे। ये ईरानी कह रहे हैं कि हम अमेरिकन से मिल नहीं रहे। पिछली बार भी वो टाई शाई लगा के जेडी वैंस बिल्कुल खड़ा हुआ था वहां पे, बिल्कुल ही वाज देयर रेडी कि मैं बस फ्लाइट टेक ऑफ, मैं बस फ्लाइट जा रही है, मैं जा रहा हूं, बस पूरे जोश में था। ईरानियों ने बोला ठेंगा, हम नहीं आ रहे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। यहां पे इकोनॉमिक फ्यूरी एक ऑपरेशन जो लॉन्च किया था अमेरिका ने ईरान के खिलाफ, उसको अमेरिका आगे ले गया है। अमेरिका ये चाहता है कि दर्द सिर्फ ईरान जिसके पास तेल है उसको ही ना लगे, लेकिन चीन जो उसका 80 से लेकर 90% तेल खरीदता है उसको भी लगे। तो अमेरिका ने क्या ऐसे सैंक्शंस लागू किए हैं कि चीन को दर्द हो, चीन ने क्या रिस्पॉन्स किया है और आगे चल के ईरान की क्या स्ट्रेटजी है, जरा इसके बारे में आज के वीडियो में डिस्कशन होगा। रॉयटर्स की खबर है दोस्तों, यूएस इंपोजेस सैंक्शंस ऑन चाइनीज टीपॉट रिफाइनरी फॉर बाइंग ईरानियन ऑयल। अच्छा, टीपॉट रिफाइनरी किसको कहते हैं? पहले मैं ये टर्म बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं आपको समझा दूं। ये इंडिपेंडेंट रिफाइनरीज हैं, छोटी छोटी हैं। ये वो उस टाइप की रिफाइनरीज नहीं जैसा आप समझते हैं ऑयल रिफाइनरी बहुत बड़ी बड़ी है। ना ना ना, दीज आर स्मॉल रिफाइनरीज। ये इंडिपेंडेंट हैं और इसमें ज्यादातर ईरानियन ऑयल और रशियन ऑयल जो कि सैंक्शनड है वो होता है। और एक शैंगडोंग प्रोविंस है चाइना में, वहां पे ज्यादातर ये रिफाइनरीज होती हैं। इसका ये कहने का मतलब नहीं है कि शैंगडोंग के बाहर नहीं होती हैं, लेकिन शैंगडोंग इज वेरी फेमस फॉर दीज टी पॉट रिफाइनरीज। ये इंडिविजुअल छोटी छोटी रिफाइनरीज हैं, छोटी छोटी रिफाइनरीज कई सारी हैं। इसको अलग से रखा गया है, अलग से रखा गया है कि आपकी इतनी ज्यादा छोटी छोटी रिफाइनरीज हैं कि अगर कभी सैंक्शन हो गया तो उससे ऑपरेशंस पे फर्क ना पड़े। ये कॉन्सेप्ट है चाइना में टीपॉट रिफाइनरीज का। अब ये देखिए साहब, द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन सेड ऑन फ्राइडे इट had imposed sanctions on an independent teapot refinery in China for buying billions of dollars worth of Iranian oil as Washington and Tehran head into another round of peace talks. Over the weekend, the Treasury Department targeted Hengli Petrochemical, which is in Dalian. This refinery, which is said to be one of Iran's largest customers of crude oil and petroleum products. The Department Office of Foreign Assets Control said it also imposed sanctions on about 40 shipping companies and vessels that operate as part of Iran's shadow fleet. अच्छा, यहां पे चाइना ने बोला है कि साहब अच्छा ये जो हेंगली पेट्रोकेमिकल है डालियान में और कुछ शैंगडोंग में भी हैं, इन सब के ऊपर इन्होंने क्या है कि सैंक्शंस लगाना शुरू कर दिया, उसकी कार्रवाई कर दी है और इस पे तो हेंगली पेट्रोकेमिकल पे कर ही दिया है। ये अरबों डॉलर का ईरानी तेल खरीदता। अच्छा, ईरानी तेल सैंक्शनड ऑयल, यानी कि जो इस तेल को खरीदेगा उस पर भी पाबंदियां लग सकती हैं, उसको भी कुछ ना कुछ जुर्माना या कोई जिसको हम कोट अनकोट पनिशमेंट कहते हैं वो हो सकता है, टैरिफ लग सकते हैं, 10 और चीजें यूएस कर सकता है, यूएस करता भी है। तो यहां पे हेंगली पेट्रोकेमिकल जो डालियान में है, ये बहुत अरबों डॉलर के वर्थ ऑफ ऑयल इट यूज्ड टू बाय फ्रॉम ईरान। यहां पे चाइना ने बोला है कि इलीगल है, यूनिलैटरल है सैंक्शंस, इसको पॉलिटिकल टूल की तरह आप इस्तेमाल मत करिए। अब्यूजिंग वेरियस काइंड्स ऑफ सैंक्शंस टू हिट चाइनीज कंपनीज। अब ये बोला है 80% ईरान का जो ऑयल है 2025 में गया था, वो 80% ईरान का तेल चीन को गया था। कुछ लोग 90% तक की बात करते हैं दोस्तों। सो इट इज समवेयर बिटवीन 80 to 90%, क्योंकि अनअकाउंटेड फॉर है। ईरान इज ऑलमोस्ट ऑफ द ग्रिड, लेकिन सब लोग ये मानते हैं बिटवीन 80 to 90% ऑफ ईरान ऑयल is going to China, and one of the biggest customers
ऑफ दिस ऑयल इज हेंगली पेट्रोकेमिकल्स। अब इसके ऊपर इन्होंने लगा दिए सैंक्शंस, अमेरिकन्स ने। तो यहां पे ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट का यह कहना है, इकोनॉमिक फ्यूरीज इंपोजिंग फाइनेंशियल स्ट्रैंगल होल्ड ऑन द इरानियन रजीम। ये 2-3 तरीके से करा है, मैं आपको समझा देता हूं। अमेरिका अब गेम क्या कर रहा है, अब बमबारी बंद हो गई है, लेकिन अमेरिका ने बोला है कि जो हम इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा रहे हैं ईरान के ऊपर, इसका असर बमबारी से ज्यादा होगा। तो 2-3 चीजें हम समझ सकते हैं जो अमेरिका कर रहा है। नंबर 1, अमेरिका जो है, आपको पता है कि गल्फ ऑफ ओमान में उसने ब्लॉकेड लगा रखा है, यू आर वेरी अवेयर ऑफ दिस। तो उससे क्या हो रहा है, एक तो ईरान का जो या ईरानियन पोर्ट से जो शिप्स जा रहे हैं उसमें सिर्फ तेल का, ऑयल इज वन फैक्टर, बट देयर आर अदर थिंग्स ऑल्सो दैट आर गोइंग एंड कमिंग, उनको अमेरिका ब्लॉक कर रहा है। यानी कि ईरान की जो लाइफलाइन है, सी की लाइफलाइन है, वो अमेरिका चोक करने की कोशिश कर रहा है। क्या अमेरिका इसमें 100% सक्सेसफुल हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ है। लेकिन अमेरिका ने जो स्ट्रैंगल होल्ड है उसको और मजबूत कर दिया है ईरान को, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि गर्दन पकड़ ली है इकोनॉमिकली। आई एम टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिकली। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, इससे यह भी है, अमेरिकन का खुद का कहना है कि जैसे खड़ग आइलैंड है, और खड़ग आइलैंड में 90% ऑफ ईरान ऑयल गोज थ्रू खड़ग आइलैंड। तो वहां पे बड़े बड़े स्टोरेज यूनिट्स भी हैं, और इट्स अ ह्यूज सेटअप। ईरान का पेट्रोकेमिकल का जो एक सेटअप है खड़ग आइलैंड में, दैट इज अमंग्स द बिगेस्ट दैट ईरान हैज। वहां से 90% तेल आता है, उधर ईरान भेजता है तेल, वहां से आगे चल के जाता है। अब इन्होंने क्या करा है कि क्योंकि गल्फ ऑफ ओमान में हर चीज ब्लॉक कर दी है अमेरिकन ने, देव इट्स अ नेवल ब्लॉकेड। तो क्या हो रहा है कि वो जो शिप्स हैं जो ईरान का तेल लेकर जा रहे हैं, वो बाहर जा ही नहीं सकते। अब वो अगर बाहर नहीं जा सकते और खड़ग में जो पूरा का पूरा स्टोरेज वाला मामला है वो फुल हो चुका है, तो फिर तेल निकालने का कोई फायदा नहीं है, वहीं पे बैठा हुआ है तेल। भाई ईरान अपना तेल किसको बेच रहा है? चाइना को। चाइना को कैसे बेच लेगा वो? जहाज तो जा ही नहीं रहे। या तो फिर ईरान ये बोले कि साहब ठीक है, हम पाकिस्तान के थ्रू लैंड रूट से भेज रहे हैं, विच विल बिकम एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। फिर वो बहुत महंगा हो जाएगा, फिर चाइना के अंदर उसको ले जाना और ये सब, दैट विल बिकम वेरी वेरी एक्सपेंसिव। लेकिन हाँ, ये तो जरूर है कि उसने रोक दिया है। तो जैसे कि गल्फ ऑफ ओमान में रोक दिया है ब्लॉकेड लगा के, खड़ग आइलैंड की कैपेसिटी वहां पे फुल करवा दी है, और जो वहां पे रिफाइनरीज हैं चीन के अंदर, उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए हैं। अब मैं आपको बताता हूं और क्या किया है। और जैसा ये टीपॉट रिफाइनरीज जो कि हमने बताया था आपको, टीपॉट रिफाइनरीज पे जो इन्होंने सैंक्शंस लगाए हैं, उसके अलावा 40 शिपिंग कंपनीज, 40 शिपिंग कंपनी है जिसके ऊपर और सैंक्शन लगा दिया है, पूरी कंपनी के ऊपर 40 shipping companies. The United States has imposed fresh sanctions on a major China-based oil refinery and around 40 shipping companies and tankers linked to Iranian oil transport, escalating its campaign to choke Tehran's key revenue stream. The move announced on Friday targets what Washington describes as an extensive shadow network used to move Iranian crude to global markets. It comes amid already heightened tensions over the ongoing Iran conflict and fragile ceasefire. यहां पे 40 शिपिंग कंपनीज है दोस्तों जो शैडो फ्लीट का काम करती हैं। शैडो फ्लीट वो फ्लीट है, आपको नहीं पता कौन से देश का है, कहां है, चुपचाप से निकल गई तेल लेके। ये रशिया भी बहुत करता है, रशिया की भी शैडो फ्लीट। जिसके ऊपर सैंक्शन लगेगा उसके पास शैडो फ्लीट्स होंगी, वो चुपचाप अपना काम कर लेगा किसी तरीके से। महंगा होता है, अनअकाउंटेड फॉर होता है, लीगल नहीं होता, लेकिन काम चल जाता है। काम ना चले इसके लिए 40 शिपिंग कंपनीज पे अमेरिकन ने सैंक्शंस लगा दिए हैं। Financial stranglehold strategy. The sanctions are part of Washington's broader maximum pressure campaign aimed at cutting off Iran's energy exports, which US officials say fund regional militancy and destabilizing activities, according to a US government statement. तो पूरा का पूरा ईरान का जो स्ट्रक्चर है दोस्तों, वो अंदर से कलैप्स हो जाए, क्योंकि आप कितने भी बड़े लड़ाका हों, आप कितने भी ब्रेव फाइटर हों, अगर आपके पास पैसे नहीं, आप नहीं लड़ सकते। कुछ तो आपके पास होना चाहिए अब, और वो पैसा आपके स्ट्रक्चर के हिसाब से होना चाहिए। वो जो पैसा है स्ट्रक्चर के हिसाब से होना चाहिए। अब अगर 2 लोग लड़ रहे हैं और उनके खाने के लिए आप कहते हैं कि साहब 4 रोटियां हैं, तो 2-2 करके उन्होंने रोटियां 4 खा ली, आप कहते हैं पर्याप्त है, काफी है, ठीक है, पेट भर गया उनका, 2 रोटी उन्होंने खा ली और अब वो लड़ने के लिए तैयार है। पर 2 रोटियां 2-2 खा ली, टोटल 4 रोटियां तभी पर्याप्त हैं जब खाने वाले 2 हों। अब खाने वाले 10 हैं, फिर 2 रोटियां पर्याप्त नहीं है। अगर 10 हैं फिर आपको 20 चाहिए, अब वो 20 कहां से आएंगी? यू अंडरस्टैंड?
आप गेम को इस तरीके से बता, यानी कि आपका जो स्ट्रैंगल होल्ड है, जो अमेरिका का स्ट्रैंगल होल्ड है, पहले वो बात कर रहे हैं मिलिट्री की, उन्होंने ऑपरेशन लॉन्च करा, अब बात हो रही है कि ठीक है वहां पे हिजबुल्लाह के साथ जो भी कार्रवाई करनी है वो करो, हमास चुपचाप बैठा है। यहां पे धीरे धीरे जो फाइनेंशियल बैकबोन है ईरान की, उसको तोड़ने की कार्रवाई चल रही है। 2 कार्रवाइयां लेटेस्ट आई हैं, मैं फिर से बता रहा हूं, जो रिफाइनरीज हैं उनके ऊपर सैंक्शन लगा है चाइना के अंदर, और चाइना के अंदर 40 शिपिंग कंपनीज हैं, उनके ऊपर सैंक्शन, यानी कि जो तेल रिफाइन कर रहे हैं उसके ऊपर सैंक्शंस, जो तेल ले जा रहे हैं उसके ऊपर सैंक्शंस। अल जजीरा का आर्टिकल है दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं चाहता हूं आप खास फोकस इस पर करिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग। विद 3000 कंटेनर्स स्टक इन पाकिस्तान, ईरान एक्सप्लोर्स मोर लैंड रूट्स। At Karachi port, the largest in Pakistan, 3,000 stranded containers hold cargo that was meant to be shipped to Iran. What's in them is not known. इन कंटेनर्स के अंदर 3,000 कंटेनर्स हैं, इसके अंदर है क्या किसी को नहीं पता, nobody knows. But the vessels that were supposed to collect them have not arrived, and with tensions in the Strait of Hormuz escalating, there is no clarity on when those ships might finally be able to reach Karachi. Iranian officials have also asked Pakistani counterparts for help in designing an alternate route for their goods. Documents shared between Pakistani industry leaders and government officials and seen by Al Jazeera show that Iranian and Pakistani business and industry leaders are discussing the possibility of a land route to send the stranded containers across 900-kilometer border between the neighbors. The documents seen by Al Jazeera suggest that Iran would even be willing to pay Pakistani truckers extra. अब ये जो पूरा मामला है ना कि 3,000 कंटेनर वहां पे कराची पोर्ट पे हैं, देखिए दोस्तों इसमें 2-3 बातें हैं। पहली चीज तो ये खुद कह रहा है अल जजीरा कि हमें नहीं पता उन कंटेनरों के अंदर है क्या, पहली चीज। दूसरी चीज है कि यार एक बात बताइए, ईरान के ऊपर ट्रेड के सैंक्शंस आज से तो नहीं है। पाकिस्तान जो तेल है, जबकि ईरान नेबर है, डर के मारे पाकिस्तान ईरान से ट्रेड नहीं करता। ये बात भी सच है ना। आपको पता है कि ईरान ने बोला था कि पाकिस्तानियों ने वादा किया कि पाइपलाइन बनाएंगे, और अगर तुमने पाइपलाइन हमसे वो नहीं बनवाई तुमने, क्योंकि पाकिस्तानी प्रॉमिस्ड, ईरानियों ने अपनी पाइपलाइन बना दी, भाई लोगों ने कुछ करा ही नहीं, उनकी नियत ही नहीं थी कभी बनाने की, वो डर गए अमेरिकन से, उन्होंने पाइपलाइन नहीं बनाई। अब ईरान पाकिस्तान के ऊपर कह रहा है कि अगर तुमने हमारी वो बात नहीं मानी पाइपलाइन वाली, जो तुम्हारी हमसे डील हुई थी, तुमने साइन करा था, हम 18 अरब डॉलर का केस तुम्हारे ऊपर कर देंगे। ये ईरान ने बोला था, पहले की बात है, आज की बात नहीं है। टू बी ऑनेस्ट ये पहले की बात है, लेकिन इनके बीच में कंफ्लिक्ट है ऑयल को लेकर। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, पाकिस्तान की जो भी ट्रेड है ईरान के साथ, ज्यादातर जो बॉर्डर इलाकों की है, वो तो गड़बड़ वाली ट्रेड है, स्मगलिंग वाली ट्रेड है कि ईरान से तेल बलूचिस्तान के थ्रू जाता है, एक पूरा स्मगलर्स का नेटवर्क है वहां पे। मैं जानना चाहता हूं कि 3,000 कंटेनर की ट्रेड पाकिस्तान के थ्रू जा रही है, ईरान के ऊपर तो दुनिया भर के सैंक्शंस हैं। दूसरी चीज मुझे एक बात समझ में नहीं आई, चाइना से अगर कोई जहाज आ रहा है या कहीं और से जहाज आ रहा है, मैं एक बात पूछ रहा हूं आपसे, मैं कह रहा हूं चाइना से आ रहा है क्योंकि मैक्सिमम 80-90% तेल तो चाइना को दे रहे हैं, तो उसके एवज में कुछ ना कुछ तो आ रहा होगा। यू कांट से कि नहीं आ रहा है, आ ही रहा होगा चाइना से। चाइना से अगर सामान आ रहा है, लड़ाई तो 28 फरवरी को शुरू हुई थी, इस साल 28 फरवरी को। उसके पहले तो चाबार भी खुला था, उसके पहले तो बंदर अब्बास भी खुला था, उसके पहले तो सब पोर्ट खुले थे ईरान के। ये कंटेनर पाकिस्तान क्यों आए? ये जो कंटेनर, और 3,000 कंटेनर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट 200, 300, 500, वी आर टॉकिंग 3,000 कंटेनर्स। पहली बात, इनमें क्या है किसी को कुछ नहीं पता, और ये 3,000 कंटेनर अचानक कहां से प्रकट हो गए और ये पाकिस्तान के थ्रू क्यों जा रहे हैं? पाकिस्तान की तो कोई ट्रेड है नहीं, ट्रेड तो चाइना की है, चाइना ने डायरेक्टली क्यों नहीं भेजे? क्या बात यह है कि 28 तारीख के बाद अचानक जब सब कुछ बंद हो गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया, तब की बात है? मुझे ऐसा लगता है कि द अमेरिकन्स नीड टू इन्वेस्टिगेट, द अमेरिकन्स नीड टू इन्वेस्टिगेट व्हाट इज इनसाइड दिस, और ये कि पाकिस्तान के थ्रू क्यों जा रहा है। देखिए, चाइना के पास पोर्ट है, ईरान के पास पोर्ट है, राइट, रशिया के पास पोर्ट है, ईरान के पास पोर्ट है, पाकिस्तान कहां से आ गया बीच में? और यहां पे ऐसा नहीं कि आपने तेल वेल डलवाया शिप में, आपने रीस्टॉक करा, नहीं, आपने उतार दिया कंटेनर। ये कौन से कंटेनर है, इनके अंदर है क्या? ऐसा तो नहीं कि इनके अंदर आपके एयर डिफेंस इक्विपमेंट हो, ये तो नहीं कि इसके अंदर मिसाइल्स हो, ऐसा तो नहीं कि इसके अंदर कुछ ऐसा मामला हो जिसके बारे में कोई बताना ना चाह रहा हो। इज दिस ऑल्सो, बिकॉज दिस इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टफ। मैं ये नहीं कह रहा कि इसके अंदर फर्नीचर नहीं होगा, इसके अंदर और चीजें नहीं होंगी, बिल्कुल होंगी, खाने पीने का सामान भी होगा, नो डाउट, लेकिन किसकी गारंटी है कि इसके अंदर हथियार नहीं है?
अब यहां से अगर ये मैप देखिएगा तो ये कराची है दोस्तों, ठीक है ना, ये कराची है, ये इधर कहीं गवादर है। मैं जनरली बता रहा हूं, एग्जैक्टली मैप पे गवादर का पॉइंट आउट करना मुश्किल है, लेकिन मोटा मोटी वहां पे, और ये कराची है। अब बात ये हो रही है कि यहां से आएगा और लैंड रूट से चला जाएगा। एक रूट तो इनकी ऊपर भी जाती है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की, आपको पता ही है, सी पैक की। सी पैक से कितना माल आ रहा है, चाइना कितने वेपन्स ईरान को सप्लाई कर रहा है थ्रू द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इस वक्त मैं कराची में जो टर्मिनल है, कंटेनर टर्मिनल या कराची पोर्ट में, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। वो एक अलग मामला है कि आप कराची से लैंड रूट, जैसे कह रहे हैं ना कि ईरानियन ऑफिशियल्स हैव आस्क्ड पाकिस्तानी काउंटरपार्ट्स फॉर डिजाइनिंग एन ऑल्टरनेट रूट फॉर देयर गुड्स। ऑल्टरनेट रूट कौन सा है भाई, लैंड का ही है ना। पाकिस्तानी ट्रक हैं, वो ले जाएंगे ईरान तक, यही तो स्टोरी है। और क्या स्टोरी है इसमें? देयर इज नो अदर वे। या तो आप जहाज से जाओगे, यानी कि शिप से जाओगे, या आप लैंड से जाओगे। You cannot airlift 3,000 containers. Pakistan does not have the capacity. Very few nations will have that capacity. वो भी एक के बाद बहुत महंगा हो जाएगा। सस्ता तरीका तो यही है। अब इसमें पाकिस्तान कर क्या रहा है ये देख। As usual, I'm telling you, I very deeply suspect, and having read so much about Pakistan and regularly on a regular basis, having studied Pakistan, ये पाकिस्तान दोनों साइड खेल रहा है इसमें। अमेरिकन साइड भी खेल रहा है और चाइनीज साइड भी खेल रहा है। मैं आपको आज बता रहा हूं, ईरान वीरान से तो उनकी कोई इस्लामी कोई मोहब्बत नहीं है, ये तो फर्जी बातें हैं ये। लेकिन इट इज प्लेइंग, एक बार चाइना से भी पैसे ले रहा है और अमेरिका से भी पैसे ले रहा है, और दोनों को धोखे दे रहा है पाकिस्तान। मैं आपको बता रहा हूं, बाद में निकलेगा कुछ ना कुछ, पाकिस्तान के खिलाफ निकलेगा कि पाकिस्तान ने यह काम करा था, यह फर्जीवाड़ा करा था पाकिस्तान ने। Iran strikes Jaish al-Adl near Pakistan border even as Islamabad pushes peace talks. Iranian security forces on Wednesday destroyed an operational cell of the terrorist group Jaish al-Adl after its members infiltrated from across the Pakistani border into Rask region of Sistan and Balochistan province in southeastern Iran. The Iranian security forces killed several militants. Iranian officials have long accused the group of carrying out attacks inside Iran and maintaining links with Pakistan's intelligence services, an allegation Islamabad denies. Jaish al-Zulm is how Iranians refer to Jaish al-Adl, or the Army of Justice, a Sunni militant group founded in 2012 that operates along the porous Iran-Pakistan border. It has been designated a terrorist organization by both Iran and the United States and has claimed responsibility for multiple attacks on Iranian security forces. दोस्तों, ये ग्रुप एक जमाने में ना, इसका नाम जुंदुल्ला हुआ करता था। 2012 में इसको बनाया था। इस ग्रुप का नाम था जुंदुल्ला, ठीक है। ये बाद में ये जैश अल-अदल हो गया ना, ये later on. It is a Sunni militant organization. Iran is largely Shia. 2024 में जो ईरान ने मिसाइल मारी थी पाकिस्तान के अंदर, अगर आप लोग भूल गए हो तो मैं आपको फिर एक बार मेमोरी रिफ्रेश करता हूं। 2024 में आई थिंक विंटर्स थे, जनवरी था कुछ ऐसी, आई डोंट नो द डेट, आई डोंट रिमेंबर द डेट, बट मुझे ऐसा लगता है कि जनवरी के आसपास ईरान ने एक्चुअली पाकिस्तान के अंदर मिसाइल मारी थी। वो यही जैश अदल के अड्डों पे मारी थी, तो पाकिस्तान बड़ा अपसेट हो गया था। 2024 की बात कर रहा हूं, 2 years बैक पाकिस्तान अपसेट हो गया था। पाकिस्तान ने अपने एम्बेसडर को विड्रॉ कर लिया था ईरान से, और ईरान का एम्बेसडर, जो कि ईरान का पाकिस्तान के अंदर जो एम्बेसडर था, ही हैड गॉन टू तेहरान, उसको वापस आने से मना कर दिया कि तुम इस्लामाबाद नहीं आ सकते। बहुत सीरियस रप्चर हो गया था ईरान और पाकिस्तान के बीच में। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज की तारीख में जो पाकिस्तान कह रहा है ना कि हमारे इस्लामी भाई हैं, जो ईरान को कहता है कि हमारे इस्लामी भाई हैं, ये इस्लामी भाई के चक्कर में जैश अल-जुल्म is how Iranians refer to Jaish al-Adl, a Sunni militant group founded in 2012 that operates along the porous Iran-Pakistan border, और ये कहता है कि पाकिस्तान इंटेलिजेंस सर्विसेज, ये कॉमनली नोन फैक्ट है दोस्तों। ISI मैनेज करता है जुंदुल्ला को, वो सुन्नी है, उनको शियाओं के खिलाफ लड़वाने के लिए इन लोगों ने पाल रखा है। ज्यादातर जो जैश अल-अदल आपको मिलेगा, ये जैश अल-अदल आपको मिल जाएगा ईरान के अंदर, क्योंकि वो पूरा बलोचिस्तान का एरिया है, सिस्तान बलोचिस्तान जिसकी ये बात कर रहे हैं, तो ये पाकिस्तान इस्तेमाल करता है ईरान के खिलाफ। ये टेरर ग्रुप है इनका, जिसके खिलाफ ईरान ने बमबारी करी, अब भी करी, लेटेस्ट करी, एक तो 2024, और फिर वेडनेसडे को फिर से इन्होंने एक ऑपरेशनल ग्रुप को टारगेट किया है। तो ऐसी बात नहीं है। मिसाइल्स हैव बीन एक्सचेंज बिटवीन पाकिस्तान एंड ईरान a few times between 2024 and 2026. तो ये जो इस्लामी ब्रदरहुड का पाकिस्तान आपको चूरन खिलाता है ना, दैट इज एक्चुअली नॉट ट्रू। दैट इज एक्चुअली नॉट ट्रू। ये एक दूसरे के खून के प्यासे भी रह चुके हैं।
Iran admits strategic mistake over nuclear issue at negotiation table in Pakistan. A member of Iran's Parliamentary National Security and Foreign Policy Committee, Mahmoud Navavian, has criticized recent negotiations with the United States held in Pakistan, calling the decision to raise Tehran's nuclear program a strategic mistake. In a video clip shared from an interview with SNN TV and later posted on X, Navavian said that putting Iran's nuclear issue on the table during talks in Pakistan had weakened Tehran's position. In the Pakistan negotiations, we made a strategic mistake. We should not have put the nuclear issue up for negotiation. According to Navavian, Washington demanded that Iran's stockpile of 60% enriched uranium be removed and frozen for 20 years. Conditions, he said, Tehran rejected. अब ये क्यों बोल रहा है? ये अचानक इनको क्या हुआ? भाई साहब को, नवावियों को, जो ये कह रहे हैं कि नहीं साहब ये तो मिस्टेक थी हमारी। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ईरान के अंदर नॉट एवरीथिंग इज हंकी डोरी। जैसे लोग समझते हैं ना कि नहीं ईरान यूनाइटेड है, कोई दिक्कत नहीं है, घर की बात है, वील मैनेज इट समहाउ, हम इसको फिट कर देंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आने दो यहूदियों को, आने दो ईसाइयों को, हम देख लेंगे, क्रिश्चियंस एंड द जूज, लेट अस, वो इस तरीके की बात करते हैं ना रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में। ऐसा है नहीं। दिस पर्सन, ही इज अ पेट्रियोटिक इरानियन। आई एम नॉट सेइंग दैट इनका एक थॉट है, ही इज जस्ट कम्युनिकेटेड अ थॉट प्रोसेस। और ये जो है इनका जो थॉट प्रोसेस है नवावियां का, हिज थॉट प्रोसेस अलाइंस विद द IRGC, द इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर। ये जो कहते हैं कि पाकिस्तान में हमने न्यूक्लियर के बारे में बातचीत करी, हमें नहीं करनी चाहिए थी, करी किसने? करी जो वो धड़ा है जिसमें मसूद पेज़ेश्कियां हैं, मोहम्मद गालिबाफ हैं या फिर सैयद अब्बास आरिकची हैं, वो जो धड़ा है ईरान का, that part of Iran's diplomacy, they were the people who started discussing, and he says he disagrees with them. He says it's a strategic mistake. Strategic mistake is exactly what the IRGC is calling it. मैं आपको सिर्फ ये बताने, ये स्लाइड मैंने इसलिए लगाई यहां पे कि आपको क्लैरिटी हो जाए कि जो होमोजेनिटी आप समझते हैं या जो होमोजीनियस आप समझते हैं ईरान को कि दे आर प्रेजेंटिंग अ यूनाइटेड फ्रंट, दैट इज नॉट ट्रू। That is not true. This war has revealed many ruptures inside. जैसे पॉलिटिक्स में होता है ना रप्चर, ईरान में तो खबरें बाहर नहीं आती ना। आपको क्या लगता है ये एक बंदे का एक टेलीविजन का इंटरव्यू बाहर आ गया और इसने कर दिया, ये देखिए सब ट्वीट कर दिया, किसी ना किसी ने बोला होगा ना इसको करने के लिए। वरना एक बात बताइए, आपने ऐसा ट्वीट देखा कोई ईरानी ये कह रहा है कि यार हम तो बड़े मजबूर हैं, हमारे ऊपर बमबारी हो गई है, हमें बहुत मारा, बहुत पिटाई हुई, यहां पे इजरायली बॉम्ब्स ने और अमेरिकन बॉम्ब्स ने हमारी हालत खराब कर दी, खाने पीने की प्रॉब्लम है, ये हो गया वो हो गया। कुछ सुना आपने? कोई ट्वीट देखा आपने? नहीं देखा। ये क्यों देखा? ये प्रायोजित ट्वीट है। दिस इज स्पॉन्सर्ड, एंड व्हेन आई से स्पॉन्सर्ड आई डोंट मीन इट इन अ रॉन्ग सेंस, आई जस्ट मीन दैट देयर आर वेरियस पॉलिटिकल अलाइनमेंट्स इन ईरान, दिस इज वन पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल अलाइनमेंट। एंड नवाबियान है, मिस्टर नवाबियान, आई अंडरस्टैंड दैट ही मीन्स वेल फॉर ईरान. He means well for his own country, as should everybody. But there is also the point of view that even Sayyid Abbas Araghchi, the foreign minister of Iran, he also means well for Iran. तो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग सोच है. ये आप सोचने की कभी गलती मत करिएगा कि ईरान में हर कुछ यूनिफॉर्म है, हर चीज होमोजीनियस है. ऐसा नहीं है. वो जो फ्रैक्चर्स हैं वो सबके सामने आ रहे हैं. US envoys to go to Pakistan for peace talks, but Iran says no direct meeting. अब दोस्तों वही बात है पुरानी. ईरान कह रहा है कि हम पाकिस्तान तो जाएंगे लेकिन अमेरिकन के साथ बातचीत नहीं करेंगे. पाकिस्तानीज को हम अपना बता देंगे, दिस इज आवर पोजीशन, दिस इज आवर पॉइंट ऑफ व्यू. That is about it. Islamabad can act as a bridge to convey Iran's consideration for ending the conflict. तो Islamabad can act as a bridge, actually, not bridge. ठीक है जी. This is the exact thing. I think the Iranians, or at least Abbas Araghchi, he's a diplomat, so he's being diplomatic. Meanwhile, the White House said earlier that it was sending envoys Steve Witkoff and Jared Kushner to Islamabad because the Iranians wanted to talk in person. अब ये देखिए साहब, व्हाइट हाउस ये कह रहा है कि ईरानी कह रहे हैं कि हमसे बात करो इन पर्सन, फेस टू फेस. जब पिछले बार मीटिंग हुई थी दोस्तों, आपको याद होगा कि ये आपस में मिले नहीं थे. ईरानी और अमेरिकन ये अलग अलग कमरों में बैठे थे, अलग अलग हॉल्स थे, इनके रूम्स थे, और वहां पे मुनीर जो है वो कुरियर खेल रहा था इनके बीच में. दैट वाज द एक्सटेंट ऑफ पाकिस्तान डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट. उतना ही कर रहा था वो कि इसका ये कागज इसको पकड़ाना, ये कागज इसको पकड़ाना. ये कह रहे हैं कि टॉक इन पर्सन, ये व्हाइट हाउस का क्लेम है. लेकिन यहां पे वी अराइव इन इस्लामाबाद, पाकिस्तान फॉर एन ऑफिशियल विजिट. FM Araghchi विल बी मीटिंग विद पाकिस्तानी
high level officials in concert with their ongoing mediation and good offices for ending American imposed war of aggression and the restitution of peace in our region. No meeting is planned to take place between Iran and the US. Iran's observations would be conveyed to Pakistan. सीधी बात है, हम मिल ही नहीं रहे. ये ईरानी कह रहे हैं कि हम अमेरिकन से मिल नहीं रहे. पिछली बार भी वो टाई शाई लगा के जेडी वैंस बिल्कुल खड़ा हुआ था वहां पे, बिल्कुल ही वाज देयर रेडी कि मैं बस फ्लाइट टेक ऑफ, बस फ्लाइट जा रही है, मैं जा रहा हूं, बस पूरे जोश में था. ईरानियों ने बोला ठेंगा, हम नहीं आ रहे. अब आपने एक और बात नोट करी है दोस्तों, व्हाइट हाउस कह रहा है कि हम ऑनवॉइस भेज रहे हैं स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर को. स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर को, ठीक है. मैं आपको बता रहा हूं जो हो रहा है. पिछली बार कौन आया था? यूएस का वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस, याद है? जेडी वैंस खुद आया था, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और उसके साथ आए थे स्टीव विटकॉफ एंड जैरेड कुशनर. इस बार जेडी वैंस नहीं आया. ओके, इस बार स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर आए, यानी कि अमेरिका ने इस पूरी टॉक को डाउनग्रेड कर दिया. जाहिर सी बात है, ईरानियों की तरफ से सैयद अब्बास आरगची आए, हु इज देयर फॉरेन मिनिस्टर. बट जो पिछली बार टीम आई थी जिसमें एमबी गालिबाफ थे, इस बार वो नहीं आए. अकॉर्डिंग टू द बेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू मी एंड व्हाटएवर आई मैनेज टू डिग आउट, गालिबाफ इज नॉट देयर, आरगची इज देयर. ईरान ने भी इस मिशन को डाउनग्रेड कर दिया, अमेरिकन ने भी इस मिशन को डाउनग्रेड कर दिया. और ये दोस्तों है द वॉल स्ट्रीट जर्नल से, ईरान्स फॉरेन मिनिस्टर टू ट्रैवल टू पाकिस्तान, ओमान एंड रशिया. ये तो हमने बात बताई दी है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जा रहे हैं. वो ओमान और रशिया क्यों जा रहे हैं, वो आपने आज के कैप्सूल में देख लिया होगा. मैंने विस्तार से बताया था कि क्यों गए, मैंने डिटेल में बताया. और जो कैप्सूल का जो लिंक है मैं दोबारा एक बार छोड़े जा रहा हूं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके क्लिक कर लीजिएगा. तो मैं उसको रिपीट नहीं, आई डोंट वांट टू बी रेपिटेटिव, वो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं. यहां पे ईरान्स फॉरेन मिनिस्टर अब्बास आरगची विल सेट ऑफ ऑन फ्राइडे टू ट्रिप टू पाकिस्तान, ओमान एंड रशिया. स्टेट मीडिया in Tehran said previous talks in Pakistan with Washington failed earlier this month. The US subsequently announced a blockade on Iranian ports, but also extended a unilateral ceasefire with the Islamic Republic. Oman and Russia, like Pakistan, have facilitated mediations with Washington in the past. The purpose of this trip is to hold bilateral consultations and discuss current developments in the region as well. Basically, ये सब है इंग्लिश, ठीक है दोस्तों. ये सैयद अब्बास आरगची हैं, जिसको हम लोग इंडिया में कहते हैं ना एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर. ये विदेश मंत्री हैं बेसिकली, ठीक है ना. ये कहते हैं एम्बार्किंग ऑन अ टाइमली टूर ऑफ इस्लामाबाद, मस्कट एंड मॉस्को. पर्पस ऑफ माय विजिट्स इज टू क्लोजली कोऑर्डिनेट विद आवर पार्टनर्स ऑन बायलैटरल मैटर्स एंड रीजनल डेवलपमेंट्स. आवर नेबर्स आर आवर प्रायोरिटी. असल में बात यह है कि ईरान ने, देखिए, एक तरफ हमने आपको बताया कि चाइनीज शिप्स और चाइनीज टीपॉट रिफाइनरीज पे सैंक्शंस लग रहे हैं. यहां पे अमेरिका ने ब्लॉकेड बना के रखा है, सीजफायर हो रखा है, लेकिन इजराइल जो है वो हिजबुल्लाह को मार रहा है, ठोक रहा है. हिजबुल्लाह भी रॉकेट फायर कर रहा है इजरायलियों के ऊपर. यहां पे इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ये कहता है कि ग्रीन फ्लैग दो, हम वाइप आउट कर देंगे ईरान की लीडरशिप को दोबारा, और वहां पे जाके हम बमबारी करेंगे, स्टोन एज में भेज देंगे, पाषाण युग में भेज देंगे. ये सारी की सारी बातें हो रही हैं दोस्तों. और यहां पे डेवलपमेंट है. ये जो गए हैं ओमान, मैं आपको बताता हूं. रशिया गए हैं, ये क्यों? रशिया गए हैं हथियारों के बारे में बात करने के लिए, और होंगी वेपन्स के बारे में रशिया से बात. रशिया यानी कि चाइना, both combined. Russia may not be able to give them weapons of that scale because Russia is involved with Ukraine in a war, but the China factor will remain in these talks. And Oman इसलिए important है क्योंकि ये जो 28 तारीख को बमबारी हुई थी, 28 फरवरी को, उसके पहले ओमान के ही फॉरेन मिनिस्टर ने बोला था कि सब कुछ ठीक ठाक है, और ईरान जो है वो मान गया है, न्यूक्लियर वाले मामले पे भी मान गया है, लिहाजा लड़ाई नहीं होनी चाहिए. ओमान हैड एक्चुअली, देखिए मैं आपको बताता हूं, और ये फर्क आपको समझना जरूरी है. इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस. ये जो पाकिस्तानी कह रहे हैं ना कि हम मीडिएटर है, इन्होंने कख नहीं करना. मैं बता रहा हूं, इनके बस का कुछ नहीं है. सबसे तो इन्होंने पैसे पकड़ रखे हैं, कोई इनकी बात नहीं मान रहा, कोई इनकी इज्जत नहीं है. असली जो मीडिएशन करा था ओमान ने करा था, और ओमान के मीडिएशन को डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं माना क्योंकि ही वांटेड टू अटैक, सो ही अटैक्ड. ठीक है. इजराइल वाज क्लियर फ्रॉम डे वन, मीडिएशन, नो मीडिएशन, आवर जॉब इज टू अटैक, वी विल अटैक. इजराइल वाज वेरी क्लियर. लेकिन यूएस जो था, जानबूझ के अमेरिकन ने, जबकि इट्स, यू कैन गो एंड लुक इट अप, आप गूगल पे जाइए, आप सर्च करिए, आपको पता लगेगा कि ओमान के जो फॉरेन मिनिस्टर थे, he did a fantastic job. I think the Omanis did a fantastic job, and they actually brought a deal on the table.
उन्होंने सबसे बात करी, उन्होंने अमेरिकन से बात करी, उन्होंने ईरानियों से बात करी, उन्होंने बोला लो ये डील है। दे एक्चुअली हैड अ डील टू विच द ईरानियंस हैड अग्रीड। आज की तारीख में ईरानी सुनने को, एक कमरे में बैठने को राजी नहीं है, बिकॉज यू बॉम्ब देम, दे रिफ्यूज टू सिट इन द सेम रूम विद द अमेरिकन्स। बट बिफोर 28th of February, Oman had done everything. You can't expect a country like Pakistan, which is drowning in debt and which has a history of playing a double game with every other friend or enemy in the world, to have the same caliber as an Oman. वो respect जो ओमान की है, जो ओमान का एक डिप्लोमेटिक क्लाउड है, पाकिस्तान का उसका 1% नहीं है। खैर, that is why Syed Abbas Ariqchi is going to Oman. And he's going to Pakistan simply because, America is comfortable, so you have to go to Pakistan. लेकिन ओमान को भी बोलेंगे, रशिया जाएंगे हथियार और चाइना वाले मैटर के लिए बात करने के लिए और डिप्लोमेटिक थोड़ा सा उनको सपोर्ट करने के लिए। एक और एंगल है ब्रिक्स, रशिया एंड चाइना बोथ पार्ट ऑफ ब्रिक्स एंड सो इज इंडिया। और इस साल भारत जो है, प्रेसिडेंसी भारत के पास है, ये वाला फैक्टर भी है। तो दोस्तों, ये था आज का द चाणक्य डायलॉग्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।